जब ज्यादातर लोग अपने घर में एक चोर को पाते हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आम तौर पर घबराहट होती है, और घबराहट के बीतने के बाद वे तुरंत गार्ड्स को ढूंढने जाते हैं या बैकअप बुलाते हैं। लेकिन रेबेका ज्यादातर लोगों में से नहीं थी। न केवल उसने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि वह वास्तव में थोड़ी उत्साहित भी थी। तुम पीले बालों वाले छोटे बदमाश, इतने विशाल साम्राज्य में किसका घर तुम लूट नहीं सकते थे? और फिर भी तुम्हें सिर्फ मेरे ही घर में घुसना था। बिल्कुल सही वक्त। पेट्रोल यूनिट में तैनात होने के बाद से उसे काफी समय से कोई असली लड़ाई नहीं मिली थी, तो आज वह इस छोटे चोर को वार्म अप के लिए इस्तेमाल करेगी। रेबेका ने अपनी बंदूक स्थिर पकड़ी, नली सीधे अपने निशाने पर तानी हुई। उसका पूरा शरीर उच्च अलर्ट पर था। एक संक्षिप्त स्टैंड ऑन ऑफ के बाद उसे उसकी बॉडी बिल्ड का साफ नजारा मिला। वह बिल्कुल छोटा नहीं था, कम से कम 180 सेंटीमीटर लंबा। सामान्य हालात में ऐसा कोई शायद 158 सेंटीमीटर की रेबेका को एक लात में उड़ा सकता था। काले बालों वाला चोर रेबेका की पीठ की ओर खड़ा था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीले बाल हों या काले बाल, छोटा चोर हो या बड़ा अपराधी, जो भी वह था, बड़ी बहन के हाथ में हथियार कोई मजाक नहीं था। रेबेका ने मुंह खोला और उसे चिढ़ाया, यो, तो ये मिस्टर चोर है, हूं? दिन के उजाले में एक जवान लड़की के घर में चुपके से घुसकर उसकी चीजें खंगालना। तुम क्या चुराने आए थे उसकी अंडरवियर? लेकिन जो छाया घर में घुसी थी वह और कोई नहीं बल्कि लियोन था, जो अकेले साम्राज्य में सच्चाई खोलने के लिए घुसा था। रेबेका की चिढ़ाने और उस पर तानी हुई बंदूक का सामना करते हुए उसने आसानी से दोनों हाथ ऊंचे उठाए और एक नकली सरेंडर का नाटक किया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसने बिना जल्दबाजी के स्वर में बोला, मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। किसी पर बंदूक तानना बहुत खतरनाक है, तुम्हें वह आवाज पता है? ये इतनी परिचित लग रही थी। रेबेका जानती थी कि वह इसे गलत नहीं समझ सकती। उन सभी सालों में युद्ध भूमि पर हर बार जब वे मौत के कगार पर थे, यही आवाज थी जिसने उन्हें निराशाजनक स्थितियों से बाहर निकाला था। उसके शब्दों के हवा में गूंजते ही पहले लियोन अचानक हिला। वह इतनी तेजी से हिला कि सिर्फ एक ऑफ्ट इमेज ही बचा। रेबेका के फोकस खोने के पल का फायदा उठाते हुए उसने पूर्ण सटीकता के साथ वार किया। एक पलक झपकने में उसने उसे साफ साफ निरस्त्र कर दिया। पूरी क्रम पानी की तरह बहा, बिना किसी हिचकिचाहट के। मुझे लगता है तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं हैं। ये कहते हुए लियोन ने हाथ उठाया और अपना हुड पीछे खींचा, अपना चेहरा दिखाते हुए। जिस पल वह परिचित चेहरा नजर आया, रेबेका वहीं जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। सिल्वर ड्रैगन टेम्पल की लड़ाई के बाद से हर कोई यह मानता था कि लियोन अपनी चोटों से मर गया है, और अब यह पुराना साथी उसके सामने एक बार फिर दिखाई दिया था। सदमा इतना जबरदस्त था कि एक पल के लिए वह बोल भी नहीं सकी। उसकी पहली प्रवृत्ति आश्चर्य में बकना थी। हुक एप्टन? अगले ही सेकंड उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। 3 सालों की उलझन, पछतावा और खुशी एक साथ टकरा गईं। उसकी आंखें चौड़ी हुईं जब उसने अपने सामने असंभव दृश्य को घूरा। तुम जिंदा हो? लियोन ने उसके चौंके हुए भाव को देखा। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान उठी और उसने एक आसान स्वर में जवाब दिया, हां, हमारा एमटी सीधे तुम्हारे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से उस कैप्टन को देखते हुए, जिसे वह लंबे समय से मरा हुआ मानती थी, रेबेका अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। वर्षों से बंद रखी सारी गुस्सा और उत्साह एक पल में फट पड़ा। आंसू उसके चेहरे पर मोतियों की तरह बहे, जैसे किसी टूटी हुई डोरी से गिर रहे हों। उस छोटे स्टैंडो नाव को अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ी और खुद को लियोन की बाहों में फेंक दिया, जोर जोर से रोती हुई। वाह कैप्टन! अचानक आए गले लगाने की इतनी जोरदार टक्कर थी कि लियोन पीछे की ओर कई कदम लड़खड़ा गया, फिर खुद को संभालने में कामयाब हुआ। उसने जल्दी से हाथ उठाया और रेबेका के सिर पर दबाया। जब उसने खुद को उसकी बाहों में दफनाने की कोशिश की, बेबसी में विरोध करते हुए बोला, रुको, पहले शांत हो जाओ। लेकिन रेबेका अभी भी पूरी तरह उनके मिलन की खुशी में डूबी हुई थी। कुछ देर रोने के बाद उसने अचानक सिर उठाया, और कैसे उसे पता ही नहीं चला। उसने पहले से ही एक बिल्कुल नई बंदूक निकाल ली थी। आंसू के निशान अभी भी उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, जिससे वह एक साथ बचकानी और मौत की गंभीर दोनों लग रही थी। कैप्टन, क्या मैं तुम्हारी जांघ में गोली मार सकती हूं?
अगर तुम दर्द से चीखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यह कोई सपना नहीं है। लियोन की आंखों के कोने 2 बार कांपे और वह बेबसी में सिर्फ हंस सका। साम्राज्य बदल सकता है, लेकिन उसकी गनर नहीं बदली थी। वह अब भी वही न्यूरोटिक लड़की थी जो पहले थी। दिन का उजाला है। किस सपने की बात कर रही हो? और अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो अपनी ही टांग में गोली क्यों नहीं मार लेती? लियोन के मना करने के बाद रेबेका ने गुस्से में होंठ फुलाए। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसने एक छोटी अपमानित आवाज में बड़बड़ाया, मैं तुम्हें मरे हुए में से वापस आए देख पाई तो फिर तुम मुझे गले लगाने भी नहीं दोगे? लियोन ने उसके बचकाने भाव को देखा और एक लंबी बेबस सांस छोड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका स्वर गंभीर हो गया। हालात अब अलग हैं रेबेका। 3 साल पहले वह एक कुंवारा आदमी था, इसलिए एक गले लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 3 साल बाद वह पहले ही शादीशुदा था। भले ही उसकी पत्नी अभी उसके साथ नहीं थी, फिर भी उसे एक सीमाओं वाले पति के रूप में रहना था। लेकिन रेबेका को साफ तौर पर कोई अंदाजा नहीं था कि उसका कैप्टन पहले ही शादीशुदा हो चुका था। उसने उसके शब्दों हालात अब अलग हैं को एक बिल्कुल अलग तरीके से समझा। रेबेका ने हाथ उठाया और अपने चेहरे से आंसू पोंछे। खिलंदड़ी भाव धीरे धीरे फीका पड़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, साम्राज्य में 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है जब से तुम्हारी किस्मत अज्ञात हो गई थी। अगर पेट्रोल यूनिट को पता चल गया कि मैं अपने घर में एक इंपीरियल गद्दार को छिपा रही हूं तो मैं सीधे कटघरे की ओर जाऊंगी। लियोन ने शांति से अपने सामने खड़े पुराने साथी को देखा और एक सीधे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक इंपीरियल गद्दार हूं? रेबेका ने एक सेकंड भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने तुरंत सिर जोर से हिलाया। उसकी नजरें बिल्कुल अडिग थीं। जब उन्होंने कहा कि तुम एक गद्दार हो, मैं पहली थी जिसने विरोध किया। मैंने यहां तक जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों को ढूंढने और चीजें समझाने की कोशिश की, और उसका नतीजा यह हुआ कि मुझे ड्रैगन स्लेइंग आर्मी से हटा दिया गया। इस बिंदु पर रेबेका का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसका स्वर खुले तौर पर गुस्से में हो गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने मुझे पेट्रोल यूनिट में तैनात कर दिया। हर दिन मैं बस सड़कों पर कुछ बार घूमती हूं और वे इसे अपना कर्तव्य पूरा करना कहते हैं। इसकी वजह से मुझे कभी भी खतरनाक प्रजातियों या ड्रैगन किंग्स से मिलने का एक और मौका नहीं मिलता। उसकी शिकायत सुनने के बाद लियोन ने एक नज़र में उसके विचारों को देख लिया और बेबसी में उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें बस लड़ाई की खुजली है ना? चिढ़ाने के बाद उसका स्वर धीरे धीरे नरम हो गया। उसकी आंखें सच्चाई से भरी हुई थीं जब उसने इस साथी को गंभीरता से धन्यवाद दिया जिसने इस सारे समय उस पर भरोसा जारी रखा था। फिर भी मेरा भरोसा करने के लिए शुक्रिया, रेबेका। एक पल में रेबेका ने अपनी सारी पिछली निराशा और उदासी को झाड़ दिया। उसकी चमकीली आसान मुस्कान वापस आ गई और उसने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, चलो ना, हम जान माल की बाजी लगाकर साथ गुजारे हुए भाई बहन हैं। बिना किसी का ध्यान खींचे लियोन ने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाईं। जिस पल से वह अंदर आया था अब तक उसने चुपचाप घर के हर कोने की जांच की थी। उसे कोई गुप्त पत्र, कोई संदिग्ध उपकरण और कोई भी संकेत नहीं मिला कि कोई बाहरी यहां रुका था। उसके शब्दों और व्यवहार के साथ मिलाकर उसने अपने दिल में एक खामोश निर्णय लिया। रेबेका उस मोल की तरह नहीं लगती जिसने उस समय टीम को धोखा दिया था। माहौल आखिरकार पूरी तरह आरामदायक हो गया। रेबेका ने लियोन का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपने कमरे में बिखरे खिलौनों को एक तरफ धकेल दिया और उसे जहां चाहे बैठने का इशारा किया। अरे बस खड़े होकर बात मत करो, मेरा घर छोटा है तो बस जहां मन करे बैठ जाओ। कैप्टन, क्या तुमने बाकी लोगों से मिल लिया है? बाकी 2 साथियों का जिक्र आते ही लियोन की आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, अभी तक नहीं। उसके चेहरे पर भारी भाव देखकर रेबेका बहुत देर तक हिचकिचाई। आखिरकार उसने अपने दांत पीसे और वह सवाल पूछा जिसे उसने इतने लंबे समय से अपने दिल की गहराइयों में दफनाया हुआ था। सिल्वर ड्रैगन टेम्पल पर हमले के आसपास हमेशा बहुत सारे संदिग्ध बिंदु रहे थे। रेबेका को पहले से ही अपने शक थे। कैप्टन, जब हमने सिल्वर ड्रैगन टेम्पल पर हमला किया था तो वास्तव में हमारे बीच एक गद्दार था, है ना? उन शब्दों पर लियोन की नजर में एक आश्चर्य की चमक दौड़ी जब उसने उसे ऊपर देखा। उसने मान लिया था कि वह अकेला था जो उस मामले की सच्चाई जानता था।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेबेका ने भी कुछ गड़बड़ नोटिस की होगी। तुम्हें कैसे पता? 3 साल पहले के घात को फिर से उठाते हुए रेबेका धीरे धीरे अपनी यादों में डूब गई। उसकी भौहें कस कर चढ़ गईं जब उसने सावधानी से हुई हर चीज का ब्यौरा दिया। मुझे याद है कि अचानक मेरे सामने सब कुछ काला हो गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकती थी और मेरी सुनने की क्षमता भी बंद हो गई थी। वह हालत कुछ सेकंड तक चली और जब मैंने फिर से आंखें खोली, कैप्टन, तुम पहले से ही जमीन पर पड़े हुए थे। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? उसकी आवाज मजबूत हो गई जब उसने अपना नतीजा दिया। उस समय का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में जीवंत था। वह जानती थी कि स्थिति क्या थी। लेकिन बाद में मुझे एक चीज का एहसास हुआ। उस समय वहां सिर्फ हम 4 ही थे। आसपास कोई और सिल्वर ड्रैगन नहीं था, इसलिए जो भी तुम पर घात लगा सकता था वही हमारी अपनी टीम का ही कोई सदस्य होना चाहिए था। लियोन ने धीरे सिर हिलाया, उसकी निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए। उसी समय उसने उस विनाशकारी चोट के बारे में बोला जो उसे उस समय लगी थी। उसकी आवाज में एक हल्की बची हुई अविश्वास की चमक थी। तुम्हारा अनुमान सही है। उस गद्दार ने एक खास हथियार का इस्तेमाल किया मेरे ब्लैक गोल्ड आर्मर की चेस्ट प्लेट को भेदने के लिए। यह मेरे दिल को भी भेद गया। तथ्य यह है कि मैं अब भी जिंदा हूं, यह वास्तव में एक चमत्कार है। जिस पल रेबेका को पता चला कि लियोन को उस समय एक घातक चोट लगी थी, उसकी नजर तुरंत तेज हो गई। उसकी आंखें थकान और शक से भरी हुई थीं जब उसने सीधे 2 सबसे बड़े संदिग्धों के नाम लिए। क्या यह विक्टर था या मार्टिन? लियोन ने हल्के से सिर हिलाया। अभी के लिए उसके पास जो सुराग थे वे अभी भी असली दोषी की पहचान करने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए उसने रेबेका से उन दोनों आदमियों के वर्तमान ठिकानों के बारे में पूछा। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वे दोनों अब कहाँ हैं? रेबेका ने तुरंत उसे सब कुछ बताया जो वह जानती थी। छोटा मार्टिन अपने मंत्री पिता की सुरक्षा के नीचे वापस रेंग गया। हालांकि जितना मैं सुनती हूं, उसे अभी भी घर पर अपनी सौतन मां से बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। विक्टर के बारे में उप कमांडर होने के नाते उसे भी बहुत बड़ा हिस्सा दोष का झेलना पड़ा। उसे सीधे ड्रैगन स्लेइंग आर्मी से निकाल दिया गया। इन दिनों मैं सुनती हूं कि वे एथेलबर्न में एक रेजिडेंट सिंगर के रूप में काम कर रहा है। दोनों की वर्तमान स्थितियों की व्याख्या करने के बाद रेबेका की आवाज अचानक जहरीली हो गई। उसके चेहरे पर एक निर्णायक भाव आया जब उसने एक बेहद आक्रामक सुझाव दिया। कैप्टन, अगर तुम सच में एक बेरहम 50/50 चुनाव के साथ जाना चाहते हो तो मेरी सलाह है कि दोनों को मार दो। गलत को मारना बेहतर है बजाय असली को जाने देने के। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ दिलचस्प याद आ गया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने उत्साह से लियोन के लिए एक हथियार चुनने की पेशकश की। ओह सही। कैप्टन, क्या तुम्हें एक हथियार की जरूरत है? मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बंदूकें बहुत हैं। अपनी पसंद चुनो। बोलते हुए वह दीवार की ओर बढ़ी और एक ही हरकत में एक खान की अलमारी का दरवाजा खोल दिया। उसके पीछे एक पूरा छिपा हुआ संसार था। उसके आगे का तंग डिब्बा दीवार से दीवार तक हर तरह की आग्नेयास्त्रों से भरा हुआ था। लंबी बंदूकें, साइड आर्म्स, कस्टम गोलियां, सब कुछ था। ये बिल्कुल एक छोटे आर्मरी की तरह दिख रहा था। अपने सामने इस शानदार नजारे को देखकर लियोन के मुंह का कोना कांपा। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और मना किया। शुक्रिया, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारे घर में भी एक हथियार डिपो छिपा हुआ है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक छोटे आराम के बाद लियोन ने अपने कोट से साम्राज्य का सबसे उच्च स्तरीय लाल वांटेड नोटिस निकाला। उसका भाव बेहद गंभीर हो गया। इस बार मैं साम्राज्य में वापस आने का पहला कारण यह है कि पता लगाया जाए कि मेरा मास्टर कहाँ है, और दूसरा, उस गद्दार को बेनकाब करना। उसने अपनी नजरें रेबेका की ओर मुड़ी और उस बूढ़े के बारे में ईमानदारी से पूछा। तुम्हें क्या जानकारी है? रेबेका ने सिर नीचे किया और वांटेड नोटिस पर लगी तस्वीर को देखा, पिछले 1 साल में शहर में फैली अफवाहों को सावधानी से याद करते हुए। फिर उसने धीरे धीरे पुराने टाइगर पर लगे आरोपों की व्याख्या करना शुरू किया। पुराना टाइगर? उसका साम्राज्य द्वारा शिकार 1 साल पहले शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि उसने 2 शाही गार्ड्स को मारा और उनके शवों को महल की दीवारों से लटकाया। अखबारों ने भी इसे कवर किया। यह सुनकर लियोन की भौहें कसकर चढ़ गईं। उसका दिल शक से भर गया। उसने अपने मास्टर का सालों से पीछा किया था और बहुत अच्छी तरह समझता था कि वह किस तरह का आदमी था।
चाहे वह इसे कैसे भी देखे, इसमें कुछ गहरा गड़बड़ लग रहा था। ये तो बिल्कुल भी मेरे मास्टर के स्टाइल जैसा नहीं लगता। उसने और किसे मारा? रुको एक सेकंड, मैं अखबार ढूंढता हूं। इस पर रेबेका तुरंत झुकी और पास की लकड़ी की अलमारी में खंगालने लगी। बहुत जल्दी उसने कई साफ सुथरे ढंग से रखे पुराने अखबार निकाले और एक एक करके सुर्खियों की ओर इशारा करते हुए व्याख्या की। रेड मिल, अमीरों और उच्च अधिकारियों का खेल का मैदान। यह खूबसूरत औरतों से भरा है और जैसी सेवा मिलती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितना भुगतान करते हो। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? लेकिन वहां की ज्यादातर लड़कियों को तस्करी करके लाया गया था। जितनी खूबसूरत हैं, उन्हें शक्तिशाली लोगों की सेवा में लगाया जाता है और औसत दिखने वालों को 2 साल काम करवाया जाता है, इससे पहले कि उन्हें मारकर उनके अंगों के लिए बेच दिया जाए। कैसीनो सतह पर यह साम्राज्य का सबसे बड़ा कैसीनो है, लेकिन पर्दे के पीछे ये मनी लॉन्ड्रिंग, काले बाजार के लोन शार्किंग पूरा पैकेज में शामिल है। वे ज्यादातर पैसा जो साफ करते हैं वह खून में सना हुआ पैसा है। वहां हर किसी के हाथों में खून है। दवाई की दुकान बाहर से ये हर तरह की जड़ी बूटियां बेचती हैं, लेकिन असल में यह एक बड़ा ड्रग डेन है जिसने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया है। लियोन ने अपने बालों में हाथ फेरा, खामोशी से अपने मास्टर की हरकतों को एक फिटिंग सारांश देते हुए। फिर उसने झुककर अखबारों की सामग्री को सावधानी से स्कैन किया, जल्दी से संबंधों के जाल को छांटते हुए। धीमी आवाज में उसने खुद से बड़बड़ाया जब उसने कदम दर कदम सब कुछ जोड़ा। ये लोग, वे साम्राज्य की ग्रे मार्केट इंडस्ट्रीज के सभी प्रमुख खिलाड़ी हैं और उन सब में एक और चीज भी समान है, उन सबका शाही शाही परिवार से संबंध है। एक पल बाद उसने अपने दिमाग में पूरी स्थिति को छांट लिया और उसकी आवाज साफ हो गई। मास्टर का शिकार 1 साल पहले शुरू हुआ, जिसका मतलब है कि यह रोजविसर से मिलने के बाद हुआ था। वह साम्राज्य में वापस आया और गद्दार की जांच शुरू की, क्योंकि वह मेरे नाम से गद्दार का लेबल हटाना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि साम्राज्य ने मेरा नाम बहाल करने से मना करने के बाद मास्टर के पास दूसरे तरीके से दबाव डालने के अलावा कोई चारा नहीं था? इस तरह की स्वर्ग की ओर से न्याय की तरह। रेबेका ने अखबार के कोने में एक छोटे से लेख की ओर इशारा किया और एक महत्वपूर्ण सुराग जोड़ा। मुझे लगता है पुराने टाइगर का अगला निशाना शायद ये पादरी है। हाल ही में वह अखबारों में पुराने टाइगर को खुले तौर पर उकसा रहा है, लेकिन अफवाह कहती है कि यह पादरी वास्तव में एक बच्चों की तस्करी में गुप्त रूप से शामिल है। लियोन ने अखबार में दर्शाए गए पादरी को घूरा। उसकी आंखें अंधेरी होती चली गईं। एक नजर में उसने उस आदमी के दुर्भावनापूर्ण इरादों को देख लिया। यह मास्टर के लिए एक जाल लग रहा है, उसके सीधे इसमें चलने का इंतजार कर रहा है। रेबेका चिंतित दिखी और धीरे पूछी, तो क्या वह जाएगा? लियोन को उसके मास्टर ने एक बार कुछ बताया था, याद आया। उसकी आंखें अकल्पनीय रूप से दृढ़ हो गईं और उसने पूरी यकीन के साथ जवाब दिया, मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था, एक स्पष्ट जाल वास्तव में जाल नहीं है, यह एक प्रतियोगिता है उसकी व्यक्तित्व के साथ। अगर इसका मतलब साम्राज्य पर दबाव डालना है तो वह निश्चित रूप से दिखेगा। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता गया, बाहर का आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। समृद्ध साम्राज्य की राजधानी अनगिनत लैंपों से जगमगा उठी। सड़कों पर पैदल यात्री धीरे धीरे बिखर गए और पूरा शहर धीरे धीरे खामोशी में डूब गया। रात के आवरण में भव्य कैथेड्रल शहर के केंद्र में खड़ा था। इसकी गौथिक वास्तुकला अंधेरे में गंभीर और प्रभावशाली दिख रही थी। एक लंबा अडिग आकृति मजबूती से चर्च के क्रॉस के ऊपर खड़ी थी। यह और कोई नहीं बल्कि मास्टर टाइगर था, जो पहले ही मौके पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक क्षैतिज ब्लेड कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उपस्थिति ठंडी और रेजर शार्प थी। उसकी आंखें एक बाज की तरह तेज थीं। वह पूरी तरह स्थिरता में वहां खड़ा था, अपनी चाल करने के लिए तैयार।